कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करूं। पूरे साल हम टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं। 8 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ सकते। आपको ऊपर जाना है तो आपको एक एक सीढ़ी ही पार करनी पड़ेगी। नीट को चाहिए सिर्फ कंसिस्टेंसी, कि कौन पूरे साल बिल्कुल सही तरीके से बराबर तरीके से पढ़ा है। कल को तू डॉक्टर बन जाएगा, ऑपरेशन करते 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 मान ले आधे घंटे का ऑपरेशन है, 10 मिनट हुआ, कह रहा बोर हो गया है। अरे भाई वो फटा पड़ा है, उसको सिल तो ले वापिस, बोर हो गया कह रहा। जब भी पढ़ने बैठो तो पहले से मन बनाकर बैठना कि मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, अब चाहे पूरी दुनिया में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सोच बदलिए। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज बेटा मैं आया हूं कुछ बात करने, और क्या बात करनी है वो पीछे लिखा हुआ है, देखिए। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की। कौन सी स्ट्रेटजी की? कि भाई किसी के मार्क्स जो हैं वो 200 से 200 प्लस, यानी कि 200 250 इस तरह के मार्क्स बन रहे हैं, है ना। और वो सोच रहा है कि कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करूं। कई बार होता है बेटा कि पूरे साल हम सिर्फ 200 से लेके 350 की रेंज पर रह जाते हैं। पूरे साल हम टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है, वो पढ़ते हैं, है ना। पूरे साल पढ़ते हैं, कोई मतलब बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि उनके टेस्ट में जो मार्क्स होते हैं ना, वो कहाँ पे अटक जाते हैं, 350, है ना। ज्यादा से ज्यादा वो कभी 380 तक के आसपास आ जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि टीचर उन्हें जज कर लेता है ना, कि टीचर उन्हें बोल देता है कि बेटा तू रहने दे यार, तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ कर लेता है। मुझे लगता है ऐसा करने से बेहतर है ये पता करो कि वो बच्चा पढ़ कैसे रहा है। तो अब क्योंकि हम एक एक बच्चे तक तो ये चीज़ नहीं जो है पहुंच सकते कि उन्हें पूछें और फिर उनसे पर्सनल एक एक बच्चे को हम बताएं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आपको ये बताएगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। और यही वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस पर हम बात करेंगे कि बेटा क्यों आपके मार्क्स नहीं बढ़ते। और अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि मैं अचानक से 200 नंबर से या 250 नंबर से 650 नंबर अचानक से ही पहुंच जाऊंगा। लाइक मेरा पिछले टेस्ट में स्कोर आ रहा है 280, और अब मेरा अगला जो मैं टेस्ट दूंगा बेटा, है ना, अगला जो मैं टेस्ट दूंगा, अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगला जो टेस्ट दूंगा सर मैं उसमें 650 करूंगा, तो मैं बोलूंगा बेटा ये होती है ओवर एक्सपेक्टेशंस, है ना। खुद से इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। आप 8 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ सकते। आपको ऊपर जाना है तो आपको एक एक सीढ़ी ही पार करनी पड़ेगी। और क्योंकि और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है चीज कंसिस्टेंसी, है ना। आपका इंटेंट, आपकी नीयत जिसको बोलते हैं, और आपका जो क्या बोलते हैं तरीका पढ़ने का, सही अप्रोच, वो सारी चीजें अगर आपको पता लग जाए। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है धैर्य। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 200 250 के आसपास हैं, और आप अचानक से कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि भाई मैंने फोन लगा लिया अपने दोस्त को, उसने कहा कि ये वाली बुक लगा ले, तेरे 650 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहां पर आप अपना धैर्य खो रहे हो। ठीक है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, धीरे धीरे बढ़ने का पेशेंस नहीं है, तो फिर अचानक से जादू नहीं हो सकता। ये मैं हमेशा बोलता हूं। मैं क्लास में जब पूरे साल सेशन में बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं तब भी ये चीजें सिखाता हूं, है ना। लाइफ लेसन ही सही, है ना, लेसन के साथ साथ लाइफ लेसन्स भी मैं बहुत ज्यादा सिखाता हूं। बस कुछ बातें हैं उन्हीं, देखो मैं कुछ नया तो लेकर नहीं आया हूं। अभी आपको पता है कि आगे आने वाली स्लाइड पे मैं क्या बात करूंगा, कि वही करूंगा। डीपीपी की बात करूंगा, मॉड्यूल की बात करूंगा, पीवाईक्यूज की बात करूंगा, एनसीईआरटी की बात करूंगा, लेक्चर्स की बात करूंगा, रिवीजन की बात करूंगा। ये सब बातें पढ़ाई की हैं, और अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो इसीलिए बात तो वही है, ठीक है। बस आप ये देखो कि क्या पता किसका वीडियो आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, कौन आपको जो है वो अच्छे से इंस्पायर कर दे, कब आप पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरा देख के इंस्पायर हो, नहीं। आप अगर किसी और टीचर का वीडियो देखकर भी
उसी दिन अगर आप ये शपथ ले लेते हो कि नहीं मैं आज से बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूं, बस वो दिन चाहिए जब आप शुरुआत कर लो, और वो दिन चाहिए जब शुरुआत करने के साथ साथ उसी कंसिस्टेंसी के साथ साथ पूरे साल आप पढ़ाई कर लो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नीट जो है, नीट को बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आ रहे बेटा। नीट को चाहिए सिर्फ कंसिस्टेंसी, कि कौन पूरे साल बिल्कुल सही तरीके से बराबर तरीके से पढ़ा है, किसने साल भर 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी को दिए हैं लेक्चर्स के बाद। नीट सिर्फ ये देखता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे। उन्हीं के साथ एक वीडियोस आज मेरा भी ऐड हो जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन बेटा यूट्यूब पे इसके बाद 10 और वीडियो आ जाएंगे जो यही बात बता रहे होंगे। कोई एक वीडियो जो आपकी सोच बदल दे और आप मेहनत करने लग जाओ, आप उसी दिन से चेंज हो जाओ और आप उसी दिन से अपनी पढ़ाई में लग जाओ, आपके लिए बाकी सारे वीडियो एक तरफ और वो एक वीडियो जो आपकी सोच बदल दे वो एक तरफ। ठीक है, हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो काफी होता है जो ये सिखा दे कि बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप अपने, एक होता है ना कि एक डॉक्टर जो है सबसे पहले डायग्नोस करता है, डॉक्टर का काम होता है डायग्नोस करना। देन आफ्टर वो RX लिख के एकदम प्रिस्क्रिप्शन वाली पर्ची पे ट्रीटमेंट लिखता है कि आपको ये दवाई लेनी है, ऐसा करता है। तो हमारे भी बीमारी है, कौन सी बीमारी है? मार्क्स की बीमारी। हम अपनी बीमारी कैसे जज करेंगे? मार्क्स के, किस रेंज में आप आते हो, है ना। आप टेस्ट देते हो तो आपके कितने मार्क्स आते हैं हर बार, या आपने अभी अगर नीट दिया है, नीट 2024, तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो खुद की बीमारी पहचानो और बीमारी के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट भी देंगे। तो इफ यू आर डायग्नोस्ड विथ, अगर आपका डायग्नोसिस होता है लेस देन 250 मार्क्स, अगर आपका डायग्नोसिस होता है कि मेरे तो 250 से कम नंबर ही आते हैं सर, है ना, मैक्सिमम 250 आते हैं सर, इससे ऊपर नहीं जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बीमारी गहरी है, ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट में हम ये भी बोल देते हैं कि बेटा, है ना, अब तो आप एक काम करो कि कम से कम, वो होता है ना कि बाल नए तो नहीं उग सकते लेकिन जो है बचे, जो बच रहे हैं इनको नहीं झड़ने देंगे, ऐसे वाला ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने इसके ट्रीटमेंट्स बनाए, ये जैसे 250 मार्क्स से कम है, अगर आपका रेंज 250 टू 400 मार्क्स का है, अगर आपका डायग्नोसिस हो रहा है कि आपके 400 टू 600 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप इस रेंज में हैं, अलग अलग रेंज में हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ कोशिश की है। कोशिश इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत तरीके होते हैं पढ़ने के, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, जो मुझे ठीक लगता है वो मैंने बता दिया, जो किसी और को ठीक लगता है वो कोई और बताएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए। ठीक है, तो देखो बेसिक अप्रोच पढ़ाई है बेटा, और बेसिक अप्रोच वही है कि आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे, डीपीपी करेंगे, है ना, पीवाईक्यू करेंगे। ये एक बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपका डायग्नोसिस हो रहा है और अगर आप बोलते हो कि मेरे तो 250 से कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है बेटा ना तो आपका कैलकुलेशन पे पकड़ है, ना ही आपके बेसिक क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इतने कम मार्क्स जो हैं वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पढ़ते हो, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हो फिर भी 250 से कम नंबर आ रहे हैं। नहीं, मैं ये मानता हूं कि फिर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। किस पे ध्यान देने की जरूरत है? जो कमियां हैं उस पे। तो फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स मतलब वही होता है कि देखो जोड़ भागी गुणा भाग भी नहीं आ रहा है या कैलकुलेशन पे भी नहीं आ रहा, कुछ बेसिक बातें होती है सब्जेक्ट को लेके, वो अगर क्लियर नहीं है तो उस पर फोकस करो। ट्राई टू कवर हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। इतने कम मार्क्स वाले बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं 100% सिलेबस कर लूं, है ना, 100% सिलेबस कवर कर लूं। नहीं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 80 टू 85% कवर करिए। पहले आप अपना टारगेट करिए कि मैं 80 से 85% अपना सिलेबस कवर करूंगा, और उस 80 टू 85 में आपको ध्यान देना है क्या, कि आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स उठाने हैं। हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कैसे पता लगाएं? कुछ नहीं करना है, पिछले 3 से 4 साल को देखो, ज्यादा जब पीछे नहीं जाना है क्योंकि पैटर्न भी बदल चुका है, सिलेबस भी बदल चुका है। कम से कम पिछले 3 से 4 साल के आप पेपर्स उठाइए, पीवाईक्यूज उठाइए, नीट के पेपर्स उठाइए, और देखिए कि
कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एकदम कहते हैं ना कि डॉन टाइप के चैप्टर्स हैं, कह रहे कि हम में से 4 सवाल आएगा तो आएगा। लाइक इनऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अब तो डी एंड एफ ब्लॉक भी बन चुका है। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को, जिसमें से मोर देन 2 क्वेश्चंस बन सकते हो, जिसमें से 2 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो हाई स्कोरिंग चैप्टर हो गया। आप उन चैप्टर्स को लेकर आइए। और 0 और 1 प्रोबेबिलिटी वाले जो चैप्टर्स होते हैं कि जिसमें से 0 आएगा या 1 आएगा या 1 नहीं आएगा या नहीं आएगा, ऐसे हैं, उनको छोड़िए। तो ऐसे ज्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ 15-20% चैप्टर ऐसे हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको सिलेबस को 100% ना मानकर आप अपने सिलेबस को 80-85% माने और उस 80-85% सिलेबस पर ही फोकस करें। सबसे पहला काम आपको करना है, लेक्चर्स देखिए। ऑब्वियस सी बात है, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको हिदायत है कि लेक्चर्स देखिए। अगर मैंने इधर और इधर लेक्चर्स की बात नहीं भी लिखी है तो ये तो एक बेसिक सी बात है यार, है ना। कोर्स खरीदा है तो क्लास तो रोज देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। नोट्स रोज बनाने ही पड़ेंगे। सर मैं तो पिछले साल पढ़ चुका हूं, मेरे नोट्स बने हुए हैं। नहीं नहीं, फिर से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो हम लिखते हैं, और हम जब लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद होती जाती है। हम कई बार नई नई याद करने की अप्रोच से नहीं लिख रहे होते चीज को, तब भी हमें याद रहता है कि मैंने वो चीज वहां लिखी थी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको लेक्चर्स देखने हैं, डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें ऐड नहीं करी है। डीपीपी और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल, बहुत पीछे जाके नहीं। आप किताब उठा के ला 36 सालों के पीवाईक्यू कर रहे हो साहब, 36 ईयर के पीवाईक्यू, क्या करोगे भाई। पहले पिछले 5 साल के लगा ले, है ना। होना शुरू हो गए, चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ गया, हम चीजों को ऐड कर लेंगे। पहले यही करना है, डीपीपीज पीवाईक्यूज, और ये भी रिपीटेटिवली करना है विदाउट गेटिंग बोर्ड। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सर बोर हो जाते हैं। बेटा बोर कैसे हो जाएगा यार, है। कल को तू डॉक्टर बन जाएगा, ऑपरेशन करते 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 करते, मान ले आधे घंटे का ऑपरेशन है, 10 मिनट हुआ, कह रहा बोर हो गया है। अरे भाई वो फटा पड़ा है, उसको सिल तो ले वापस, बोर हो गया कह रहा है। ऐसे नहीं होता ना। काम के लिए बोर नहीं हो सकता, जो आप काम करोगे उसके लिए कभी बोर नहीं होना, है ना। तो ये भी आपका काम है, ये भी आपका क्या है, काम है। आप अपने टारगेट के पीछे भाग रहे हो, अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, तो बोर शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। जो इंसान पढ़ाई से बोर हो सकता है, फिर उसे कुछ नहीं करना चाहिए, उसे बैठ जाना चाहिए भैया, और पिताजी को माताजी को बोल देना चाहिए कि मेरे को रोज चम्मच से खाना खिलाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि बस इस साल मेहनत कर दूं फिर मजे ही मजे, तो बेटा वो रील्स में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में जो मजे ही मजे साथ में ही चलते हैं पढ़ाई के, यानी कि हर वक्त, हर साल, हर समय इंसान कुछ न कुछ सीखता रहेगा, तभी वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो समझिए कुछ नहीं है, ये बंद हो जाएगा, और जिस दिन ये बंद हो गया आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको एक्टिवेट रखने के लिए आपको हमेशा एक लर्निंग फेज में ही रहना होता है, लर्निंग एटीट्यूड ही रखना होता है लाइफ में हमेशा। चलिए, उसके बाद अगर आप की बीमारी है कि आप 250 से 400 के बीच में मार्क्स लेकर आते हैं, ये आप खुद को यहां पर पाते हैं। अगर आप डायग्नोस्ड हुए हो 250 से 400 मार्क्स के आसपास, तो फिर आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो चीजें आएंगी, आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन से पहले लिखते हैं, है ना। डू प्रॉपर रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स। कई बार होता है कि ये रेंज वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐसा समझने लगते हैं कि नोट्स को एक बार बना लिया, आज पढ़ा दिया सर ने, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नोट्स तो हो गए। नहीं, नोट्स को रिपीटेटिवली आपको समय, टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्कोर करने वाला बच्चा बीच बीच के कॉन्सेप्ट भूल रहा होता है। जैसे उधर वाला था वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल रहा था, लेकिन जो बीच वाला है यहां पे, ये वाला 250 से 400 मार्क्स का मतलब है कि वो हर चैप्टर में छोटी छोटी बीच बीच की बातें भूल रहा है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो भूल रहा है। तो वो क्यों भूल रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोच लेता है कि एक बार सर ने पढ़ा दिया तो मुझे याद हो गया, अब मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू लग गए। क्योंकि पीवाईक्यू अगर लगना शुरू हो जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है ना,
अब तो होने वाली चीज है, अब तो हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो नोट्स में से होता है, एनसीईआरटी में से होता है, और वो नहीं हो रहा होता है, और उसका कारण होता है कि हमने प्रॉपर रिवीजन नोट्स का नहीं किया। तो प्रॉपर रिवीजन में क्या आता है? प्रॉपर रिवीजन में ये आता है कि जब डेली लेक्चर खत्म होने के बाद, लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए, और लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप रिवाइज करिए, है ना, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए, और वीकली आपको नोट्स यहां पर रिवाइज करने हैं। उसी सप्ताह के अंदर अंदर जितना उस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं वो नोट्स आपको वापस से रिवाइज करने हैं। क्योंकि अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये वीक पॉइंट है, अरे यार ये 2 लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है, सर ने पढ़ाया था तब तो आ गई थी, पर अभी तो मैं भूल रहा हूं। तो आपको पेंसिल से उसको मार्क कर देना है, और जरूरत पड़ने पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वीडियो ऑन करके लेक्चर का वापस और देखो और फटाफट से उसको समझो। ये प्रॉपर रिवीजन होता है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। ये 250 से 400 मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनको रैंडमनेस की आदत हो जाती है। ये अपनी चीजों को रैंडमली करना शुरू कर देते हैं, है ना। उन्हें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत गलत आदत जा रही होती है। सर रैंडमली का मतलब क्या है? देखो, रैंडम का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कॉल आया आपके फ्रेंड का और बोला कि मैं फिजिक्स कर रहा हूं, तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उस वक्त, लेकिन आपने केमिस्ट्री को बिना सोचे समझे कितना हुआ है क्या हुआ है साइड में किया, एंड फिजिक्स स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिजिक्स करते ही आपसे अगर शुरुआत के 2 सवाल नहीं बने तो आप परेशान होके उसे भी छोड़ देते हैं, और हो सकता हो आप बायो स्टार्ट कर दे कि चलो बायो पढ़ ले। दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस। अगर आप रैंडम हैं इस तरह से, तो कुछ नहीं है, आप टाइम किल कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आपने हाफ एन आवर केमिस्ट्री पढ़ी, आपके दोस्त का कॉल आया, आपने फिजिक्स स्टार्ट करी, हाफ एन आवर आपने फिजिक्स पढ़ा, लेकिन उसका आउटपुट 0 आया क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे नहीं लगे। देन आपने बायो पढ़ना शुरू किया, आपको नींद आने लगी। बायो पढ़ने से आपको मान लीजिए नींद आने लगी, क्योंकि वो उस वक्त का टाइम ऐसा था कि आपका दिमाग एक्टिव करने के लिए हो सकता हो कैलकुलेशन की जरूरत हो, लेकिन आप बुक रीडिंग पर आ गए तो आपको नींद आने लगी। आपने देखा कि आपने ऑलमोस्ट 2 आवर्स जो है, लास्ट के 2 आवर्स हैं, वो किल कर लिए। ये कहलाता है आपका खराब टाइम मैनेजमेंट। आपने चाहा नहीं कि 2 घंटे खराब करूंगा, लेकिन आपके 2 घंटे खराब हो गए। इसीलिए जब भी पढ़ने बैठो तो पहले से मन बनाकर बैठना कि मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, अब चाहे पूरी दुनिया में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। इसीलिए याद रखना बेटा कि आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपके मन के जो डिसीजंस होते हैं, उसे कोई ना हिला पाए। मन के इतने पक्के रहना, बस मन के पक्के रहोगे, है ना, तो कोई भी डिसीजन लोगे लाइफ में अच्छा होगा। केमिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़। बायो पढ़ने बैठ रहे हो, बायो ही पढ़। कोई दोस्त फोन कर रहा है कि नहीं यार अभी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ना भाई तू पढ़ लेना, मुझे क्यों बता रहा है, और बता भी रहा है तो सुन लो। ठीक है, वही बात है ना, सुनो सबकी करो मन की, तो मन की करते रहो। रीड एनसीईआरटी थियरी आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीईआरटी की थियरी पढ़नी है। अब पढ़ने का मतलब है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रीड करना है, रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है। आप ये देखोगे कि आप इस रेंज से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो चुके हो। आपके मार्क्स 410, 420, 425, 430, 450 तक आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है आप तीसरे ब्रैकेट की तरफ मूव कर रहे हो। आप पहले यहां थे, फिर यहां मूव करोगे, फिर यहां मूव करोगे, और ये पूरा रास्ता तय करने के लिए आपके पास लगभग लगभग मान के चलिए 8 महीने तो है ही सही। ठीक है, बाकी तो मैं रिवीजन को टाइम दे देता हूं, 7-8 महीने वाली बात तो है ही। चलिए, तो फिलहाल बात आती है कि लेक्चर्स, इसको बताने की जरूरत नहीं, लेक्चर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन। इनटेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि वो क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट में आ रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, दोनों तरह के आपको करने हैं। मतलब जब आप देखोगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक पैराग्राफ में, एक डब्बे में बंद होते हैं, सॉरी एक डब्बे में बंद होता है, एक ब्रैकेट में बंद होते हैं, स्क्वायर में, है ना, और उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी होते हैं और अनसॉल्व्ड भी होते हैं। हमको दोनों ही करने हैं। ठीक है ना। जैसे अभी अभी नीट की बात करूं, इसी साल तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था,
D&F ब्लॉक में से उसी का डिट्टो, कोमा भी नहीं हटा रखा था, वही था। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट आप देने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका टाइम मैनेजमेंट भी सुधारेगा, है ना, और ये आपकी एक्यूरेसी को भी ठीक करता है। और एक क्विक रिवीजन चैप्टर का अगर आपको कभी करना हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट पे बने हुए क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो इनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और ये बहुत जरूरी होता है ना। कई बार हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातें पता नहीं होती, तो मॉक टेस्ट देने से हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है भाई, वो भी कर लीजिएगा। फिर आता है 400 टू 600 मार्क्स वाले बच्चे हैं। अब बहुत सारी जगह पे तो 600 पे एडमिशन ही हो जाता है, मैं उस जगह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जहां पे 620 नंबर वाले के भी सिलेक्शन के अते पते नहीं है। अगर आपको यहां से भी ऑब्वियसली जो इतने ला रहा है वो इससे ज्यादा लाने की कोशिश करेगा, तो ये सही बात है, जो इतने ला रहा है वो उससे ऊपर की सोचेगा, 250 से 400 वाला है वो उससे ऊपर की सोचेगा, इसी तरह से कोई 400 से 600 के बीच में है वो इससे ऊपर आने की सोचेगा। तो इसको कैसे करें, तो यहां पर देखिए, इन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बेसिकली इन बच्चों के जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, इन बच्चों के कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, ये बच्चे सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत, उसको अवॉइड करना है पहला, है ना, वो चीजें लिखी हुई नहीं है, कुछ कुछ चीजें मैं जो बोल रहा हूं बस आप उस पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट तो देने थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली बोलूं तो अगला पॉइंट लिखा है इंक्रीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है, किसी भी फॉर्म में बढ़ाइए, मॉक टेस्ट की फॉर्म में बढ़ाइए, है ना। आप कोई बुक वगैरह या मॉड्यूल वगैरह एडिशनल जो है आपके पास सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आप वो कर सकते हैं। आपको कुछ कुछ चैप्टर्स तो केवल क्वेश्चंस के बेस पर ही आपको रिवाइज कर लेने हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके अगर आप 100 से 150 सवाल भी कर लेते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, 100-150 क्वेश्चन कर लोगे, उसमें उस चैप्टर की हर बात आ जाती है। डिफरेंट टाइप के 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो वो क्वेश्चंस के बेसिस पे ही पूरा क्या हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है पीवाईक्यूज, यहां पर भी आपको करने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको यहां करने हैं। मैं यहां पर बस एक चीज ऐड कर रहा हूं कि यहां पे आपको एनसीईआरटी में थोड़े ज्यादा करने हैं, लाइक यहां पे आपको इन टेक्स्ट करना है, एग्जाम्पलर भी करना है, ठीक है, और एक्सरसाइज भी करनी है जो चैप्टर के पीछे दी होती है। तो एनसीईआरटी के 3 तरह का सेगमेंट हो गया, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग से क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। सर उसमें तो मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्या हुआ, ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद अगर आप उसके आंसर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है इसमें से ऐसा ऑब्जेक्टिव ये बना सकता है, तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही होते हैं सब्जेक्टिव। दूसरा इसमें मैंने एक चीज ऐड करी है कि इन बच्चों को एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेई मेंस के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, क्योंकि जेई मेंस और नीट का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जेई मेंस के फिजिक्स, है ना, ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो जेई मेंस के आपको देखने चाहिए। रीड एनसीईआरटी विद क्वेश्चन फ्रेमिंग अप्रोच, अब यहां थोड़ा फर्क है, एनसीईआरटी सबको पढ़नी है, इनको भी पढ़नी है, इनको भी पढ़नी है और इनको भी पढ़नी है, लेकिन ये जो आखिरी वाले जो बच्चे 400 से 600 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अगर उन्हें इंप्रूव करना है तो फिर उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी तो है ही, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस भी बनाने हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने ऑफलाइन पढ़ाते हुए ये बच्चों पर ये वाला काम किया हुआ है और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है, और वो बच्चे आज की तारीख में एम्स में, मौलाना आजाद में, एसएमएस में और अच्छे कॉलेजेस में बैठे हैं, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना खुद सीख लिया। सर ऐसा कैसे, कुछ नहीं करना, एक नोटबुक अलग से बनाओ और वो नोटबुक बना के आप एनसीईआरटी जब रीड कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट एक पेज पे से एक या दो क्वेश्चन निकाल के ले आओ। सर हमें हमसे ऑप्शन नहीं बनते, ऑप्शन नहीं बनते, कोई बात नहीं,
आप स्टेटमेंट वाला बना लो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीजें क्या मिलेगी आपको, एक स्टेटमेंट लिखा होगा, नीचे उसका रीजन लिखा होगा, तो बस बन गया क्वेश्चन, है ना। तो वन लाइन क्वेश्चंस भी बना सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बना सकते हो। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको सीखनी है, और उसी अप्रोच से आपको एनसीईआरटी पढ़नी भी है। तो इतना क्रिएटिव माइंड अगर आपका हो गया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाना सीख लिए, मतलब ऑलमोस्ट आपको हर चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चंस निकालने हैं, मैक्सिमम 50, अगर चैप्टर बड़ा है तो मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस आपको निकाल के लाना है उस चैप्टर में से। ठीक है, मतलब एक टारगेट फिट कर लो कि मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं तो 50 सवाल बनाऊंगा। अब कई जगह पे ऑप्शंस वाले बना सको तो बना लेना, मैच मैट्रिक्स वाले बना सको तो बना लेना, है ना। इनिशियली दिक्कत आएगी एक चैप्टर में, बाद में आपका दिमाग ही ऐसा हो जाएगा कि आपको हर लाइन पे शक होगा कि कहीं ये ना आ जाए, हर लाइन पे शक होने लगेगा कि कहीं ये सवाल ना बन जाए, और वो शक सही होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन फ्रेमिंग अप्रोच के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और फॉर्मूला शीट्स आपको अलग से एक छोटी पतली कॉपी फॉर्मूला की बनानी है। ये आपको जब आपका 1 महीना, है ना, बचेगा, तब ये दोनों चीजें आपके बहुत काम आएगी। शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी भी काम आ जाएगी, या आप अलग से कॉपी ना बनाओ, अलग से नोटबुक ना बनाओ शॉर्ट नोट की, तो हर चैप्टर के बाद कुछ पेजेस छोड़ दो, है ना, और जब भी टाइम मिले तो उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। क्लियर है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए हों, पीवाईक्यू हो चुके हों, डीपीपीज लग चुकी हो, मॉड्यूल लग चुका हो, है ना, एनसीईआरटी की रीडिंग लग चुकी हो। शॉर्ट नोट्स बनाने का जो सही टाइम होता है वो होता है सब कुछ आता है साहब हमको, है ना। शॉर्ट नोट्स तभी बनाए जा सकते हैं जब हमें पहले लॉन्ग नोट्स, जो अपने लॉन्ग बड़े वाली नोट्स हैं, उनका पूरा अच्छे से नॉलेज हो, एकदम एक्सपर्ट आप हो जाओ, तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाना, है ना। कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट ही इस तरीके से कर रहे हो कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाना ही शुरू करूं, नहीं। पहले तो किसी के बारे में बहुत गहरा ज्ञान ले लो, उसके बाद आपसे पूछे कि इसकी इंपॉर्टेंट बात, है ना, किसी इंसान के साथ बहुत साल रहते हैं, तब आप बोल पाते हो कि इस इंसान को एक लाइन में डिफाइन कर यार। क्या आप किसी इंसान को देखते ही एक लाइन में डिफाइन कर लेते हो क्या? नहीं ना। इसलिए समय देना पड़ता है। वही कह रहा हूं कि जब सब कुछ पूरा अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आपको खुद शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका पता चले और अच्छे नोट्स बना पाओ। ठीक है बेटा, चलिए। वरना स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चे शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं, ऐसे कीड़ी मकोड़ी जैसा लिख देंगे, चीजें सारी वही लिखी हुई है जो उसके बड़े वाले नोट्स में लिखे हुए हैं, लॉन्ग नोट्स में लिखे हुए हैं, कंप्लीट नोट्स में लिखा हुआ जो है वही शॉर्ट नोट्स में फिर से लिख दिया। शॉर्ट नोट्स वो क्यों है? क्योंकि सर वो जो है सर 20 पेज में है, और ये देखो सर मैंने 5 पेज में बना लिया। अबे वो कंप्रेस्ड नोट्स है, नोट्स है, शॉर्ट नोट्स थोड़ी है पगले। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जब ये पता चल जाए कि उसमें से क्या छोड़ना है, उसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है बेटा, चलो। तो ये मैंने एक कोशिश करी है आपको चीजों को थोड़ा सा आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में, जिसमें नीट की इस जर्नी में अगर आप ऐड करो तो शायद आपको थोड़ी हेल्प होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप नेगेटिव सोचना शुरू करिए। दावे के साथ कहता हूं 5 दिन में आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका दिमाग आपको सकारात्मक दिशा यानी कि पॉजिटिव दिशा में ही लेके जाएगा। आप ट्राई कर लेना, खुद साइंस, है ना, ये चीज कहता है, खुद साइंस मान चुका है इस बात को कि आपका जो ब्रेन है वो उसी डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है। मतलब आप खुद काम ही वो करना शुरू कर दोगे जैसी आपकी सोच है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सोच बदलिए। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं हो सकता तो बेटा फिर नहीं हो सकता, और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में काम करना भी शुरू करेंगे। इसलिए याद रखना कि हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग हमें उसी दिशा की ओर लेके जाता है कि बेटा चल, उधर ही चल तू।
है ना, तेरे को तेरे दिमाग में यही बातें, तू यही सोचता रहता है दिन भर, तो चल तू उधर ही चल। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट। ये सब बातें, ये जितने वीडियोस, हजारों वीडियोस जो यूट्यूब पर पड़े हैं, उन सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप नहीं सोचोगे कि आपका हो सकता है, तो फिर यहां खड़े होके अगर भगवान भी आ जाए और वो भी स्ट्रेटेजी बता दें तो भी नहीं होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट वही है कि आप अपने दिमाग को पहले उस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाइए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। और सुनिए, जब आप मुझसे पढ़ेंगे बैचेस में, तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाऊंगा, है ना। सिर्फ आधे घंटे के सेशन में हर बात नहीं बताई जा सकती, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बताई जा सकती है। लेकिन इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफर में क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, है ना, इस नीट के इस सफर में, तो मैं आपको हर चीज हर समय बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।